बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास हम आपकी जनरल साइंस की बुक अमेजिंग साइंस का जो यूनिट अब स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर। और इस चैप्टर में हम कौन से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एटम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एलिमेंट्स, आइसोटोप, वैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ आइंस, कंपाउंड्स, ionic and covalent compounds, law of constant composition and formula। इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हुए हैं और हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं जो था मैटर के बारे में। Anything which has weight and occupies space is called matter। कोई भी चीज़ जिसका कुछ वेट है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है वो मैटर है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे सराउंडिंग्स की हर चीज़ मैटर है और हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें 3 फॉर्म्स में नज़र आती हैं या 3 स्टेट्स में नज़र आती हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ते हैं एटम के बारे में। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और वो पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि एटम्स ही हैं जो मैटर को बनाते हैं। एंड व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइन टुगेदर दे मेक अ मॉलिक्यूल। जब कोई एटम 2 सिमिलर एटम्स और 2 डिफरेंट एटम्स और मोर देन 2 एटम्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे मेक अ मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड इन द न्यूक्लियस देयर इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। देयर आर आल्सो सम पार्टिकल्स विच हैव नो चार्ज, दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ब्लू कलर के सर्कल्स बने हुए हैं, उस पर उन्होंने प्लस चार्ज शो किया हुआ है। ये एक्चुअली उन्होंने प्लस चार्ज वाले जो सर्कल हैं उससे उन्होंने क्या चीज़ शो की है? उससे उन्होंने प्रोटॉन्स को शो किया है। कुछ पिंक कलर के सर्कल्स भी हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, तो उससे उन्होंने किसको शो किया है? न्यूट्रॉन्स को शो किया है। न्यूक्लियस के बाहर सर्कल्स बने हुए हैं या उन सर्कल्स को हम कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स, और उन शेल्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शो किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। आपने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, और उन शेल्स या ऑर्बिट्स में क्या कौन सा पार्टिकल होता है? उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने आज ये पढ़ना है कि एक जो शेल या एक जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम है लेफ्ट साइड पे पहले आप वो देखें। न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल है, यानी न्यूक्लियस के फौरन बाद जो शेल आता है, उस शेल को हम कहते हैं के शेल। और
के शेल जो है उसका नंबर क्या होता है, के शेल चूंकि न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला शेल है इसलिए हम के शेल का नंबर रखते हैं 1, और उसके बाद के शेल के बाद फिर जो नेक्स्ट वाला शेल है उसको हम कहते हैं एल शेल, और एल शेल चूंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है इसलिए हम उसका नंबर हम उसको कहते हैं कि ये सेकंड नंबर पे है। और उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस से काउंट करें तो 1, 2, थर्ड नंबर के ऊपर जो शेल आता है उसको हम कहते हैं एम शेल, और एम शेल का नंबर क्या होता है, थर्ड, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काउंट करना शुरू करें तो वो थर्ड नंबर पे आता है। अब फोर्थ नंबर पे एम शेल के बाद अगला जो शेल आता है उसे हम कहते हैं एन शेल, और जो एन है उसका नंबर कौन सा है, 4, यानी जो न्यूक्लियस से सबसे करीब शेल होगा उसका नंबर 1 है, फर्स्ट है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसका नंबर 2 है, जो थर्ड नंबर पे आ रहा है उसको हम कहेंगे कि ये थर्ड नंबर वाला शेल है, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो राइट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है आप उसमें देखें, न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल है वो के शेल है, और उन्होंने लिखा हुआ है के इज इक्वल टू 2। तो न्यूक्लियस के जो सबसे करीब शेल है वो है के शेल, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। और उसके बाद नेक्स्ट हम शेल देखते हैं जो के शेल के बाद आता है, उसे हम कहते हैं एल शेल, और जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। और उसके बाद जो थर्ड शेल है, थर्ड वाला शेल जो है उसका नाम होता है एम शेल, और एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। और उसके बाद नेक्स्ट वाला शेल न्यूक्लियस से अगर आप काउंट करें तो जो फोर्थ नंबर वाला शेल है उसे हम एन शेल कहते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आपने ये करना है कि आपने हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसको आपने याद रखना है। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, एल में 8, एम में 18, एंड एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एटम के न्यूक्लियस में अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 3 टोटल प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। जैसा कि ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम हैज 8 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 8 हुआ। अब हम पढ़ते हैं मास नंबर के बारे में। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे आप उन दोनों को प्लस कर लें, जो फिगर आपके पास आएगा वो मास नंबर होगा। यानी कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 + 2 4, तो हीलियम का फिर मास नंबर क्या हुआ, 4 हुआ उसका मास नंबर। अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एटम के साथ उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे शो किया जाता है। हम सबसे पहले उस एटम का जिसका हमने एटॉमिक और मास नंबर लिखना है, हम उस एटम का सिंबल लिखते हैं। जैसा कि यहाँ ब्लॉक में आप देख रहे हैं, बॉक्स एक बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है H कैपिटल एंड E, HE किसका सिंबल होता है, हीलियम का। हीलियम के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 4, तो 4 हीलियम का क्या है, मास नंबर है, और हीलियम के नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है 2, तो 2 क्या है, वो हीलियम का एटॉमिक नंबर है, यानी हीलियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा है। और जो मास नंबर है उसको हम इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल A से शो करते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम इंग्लिश अल्फाबेट Z से शो करते हैं, Z कैपिटल से शो करते हैं।
अब हम एक और एटम के साथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फाइंड करने की प्रैक्टिस करते हैं। आप डायग्राम में यहाँ पे जो एटम देख रहे हैं ये कार्बन एटम है और कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं उन्होंने साइड पे लिखा हुआ है 6 प्रोटॉन और 6 ही उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है कि 6 प्रोटॉन क्या शो करते हैं, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे चूंकि 6 प्रोटॉन उन्होंने कहा है तो फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 6। और अब हम फाइंड करते हैं मास नंबर। मास नंबर में हम ये करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, उन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और नीचे लिखा हुआ है कि 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब 6 + 6 कितना हुआ 12। तो कार्बन का मास नंबर क्या हुआ 12। और अब हमने उसको शो कैसे किया है, पहले कार्बन का सिंबल लिखना है और उसके ऊपर देखें 12 उन्होंने उसका मास नंबर शो किया हुआ है और 6 नीचे उसका एटॉमिक नंबर शो किया हुआ है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, नीचे येलो कलर के बॉक्स में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एटम हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ दैट एटम। कोई एक एटम है उसमें 17 प्रोटॉन है एंड 18 न्यूट्रॉन्स हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसका एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट करना है और उसका मास नंबर भी फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट एक ऐसे प्योर सब्सटेंस को कहेंगे जिसके सब एटम आपस में सेम होते हैं। यानी कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलके बनता है? एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं और वो सब एटम आपस में सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एलिमेंट का नाम बताती हूँ, कार्बन इज एन एलिमेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। कार्बन एक एलिमेंट है और उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब कार्बन एटम होंगे और सब कार्बन एटम आपस में सिमिलर होते हैं। इसी तरह एक और एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है और सब ऑक्सीजन एटम आपस में सेम होते हैं। इसी तरह से एक और एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है और सब हाइड्रोजन एटम आपस में सेम होते हैं। तो इस तरह कोई भी जो एलिमेंट है वो एक ऐसी प्योर चीज होती है कि वो जिन एटम से मिल के बना होता है वो सब एटम आपस में सेम होते हैं। यानी अगर आप हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो सब हाइड्रोजन एटम आपस में सेम होते हैं। तो फिर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। साइंटिस्ट ने अब तक कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है? 118। और वो जो उन्होंने 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है वो उन एलिमेंट्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके एक बॉक्स में एक एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है। यानी अब तक जो टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो सब के जो नेम्स हैं वो इस टेबल में लिखे हुए हैं और पूरा नाम नहीं लिखा हुआ हर एलिमेंट का, उसका सिर्फ सिंबल लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताऊंगी कि किस तरह से सिंबल, किसी भी एटम का जो सिंबल है वो हम किस तरह से लिखते हैं। ये साइंटिस्ट ने उनके जो सिंबल हैं वो किन रूल्स की बेसिस पे बनाए हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट।
और हम किसी भी एटम की वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो फिर हम उसकी वैलेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले की वैलेंसी 3 और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वैलेंसी 4 होगी। लेकिन अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हैं तो फिर हम उसकी वैलेंसी इस तरह नहीं लिखेंगे। फिर हम उसके लिए एक और रूल होता है, वो इस तरह से है कि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं उसको 8 में से माइनस करेंगे। 8 में से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। सो अगर किसी के अब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि उसकी वैलेंसी 5 है, हम लिखेंगे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। उसकी वैलेंसी फिर -3 होगी। इस तरह अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी वैलेंसी 6 है, हम कहेंगे 8 माइनस 6 इज इक्वल टू उसकी वैलेंसी क्या हुई? -2 उसकी वैलेंसी हुई। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको ये बात समझाती हूं। यहां मेरे पास कुछ एलिमेंट्स के एटम हैं और उनके ये सब वो एटम हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम। आप सबसे पहला वाला एटम देखें, ये लिथियम का एटम है और इसका सिंबल है Li, सेंटर में लिखा हुआ है Li, यानी ये लिथियम का एटम है। लिथियम के आप देखें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो लिथियम की वैलेंसी सिंपली 1 है। और उसके फौरन नीचे लिखा हुआ है बेरिलियम, Be उसका सिंबल है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की फॉर्म में शो किया गया है। और बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेरिलियम की वैलेंसी 2 है। उसके बाद आप देखें एल्यूमिनियम का एटम, एल्यूमिनियम के बिल्कुल सेंटर में देखें लिखा हुआ है Al, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी सिंपली 3 होगी। उसके बाद नीचे कार्बन का एटम बना हुआ है और कार्बन के सेंटर में देखें लिखा हुआ है सी कार्बन का सिंबल होता है और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये तो सब वो एटम हैं जिनकी वैलेंसी, जितने उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही उनकी वैलेंसी होती है। यानी कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 4 है या 4 से कम है। तो इस तरह के जो एटम होते हैं उनमें जितने आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उनकी वैलेंसी होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एटम्स की वैलेंसी कैलकुलेट करना बताती हूं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। 8 में से हम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने यहाँ नाइट्रोजन का एटम है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और वो है 5, तो हम लिखेंगे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हुई -3। अब उसके बाद नीचे है ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे 8 माइनस 6, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो हम उसे लिखेंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। इसी तरह अब क्लोरीन की हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। क्लोरीन सेंटर में आप देखें लिखा हुआ है Cl, जो कि क्लोरीन का सिंबल है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इसकी वैलेंसी ऐसे कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस 7, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आंसर आता है 1। तो हम लिखेंगे द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन
इज -1। अच्छा स्टूडेंट्स, इनकी वैलेंसी कैलकुलेट करते हुए हमने इनके साथ माइनस का सिंबल क्यों लिखा? उसकी एक रीजन है। हर एलिमेंट के एटम में, या आप कह सकते हैं हर एटम में ये टेंडेंसी होती है या उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। हर एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है, और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कैसे होता है? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो अब अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी और एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जब वो किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज हो जाता है, तो फिर उसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। जो किसी से गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इसी तरह अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मींस अगर वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी और एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जब वो गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत है। वो किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और माइनस के बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे? जितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मीन -1। तो ये माइनस का मतलब ये होता है कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करने की टेंडेंसी या गेन करने की एबिलिटी उसके अंदर है। तो माइनस इसको शो करता है कि वो गेन कर रहा है किसी से इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपके लेवल तक आपको सिर्फ वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, तो आप सिंपल ये करेंगे कि अगर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो आप जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 में से माइनस कर देंगे। यानी कि अगर किसी के 5 हैं तो आप लिखेंगे 8 - 5, तो ये आंसर आया 3। लेकिन जिनका 5 से ज्यादा जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आप 3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे -3। यानी आप उनकी वैलेंसी को माइनस में शो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आपने अपनी जो बुक है 7th क्लास की जनरल साइंस की अमेजिंग साइंस जो बुक है आपकी, आपने उसका यूनिट कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टार्ट से स्टडी करना है और उसको वैलेंसी के टॉपिक तक आपने उसकी अच्छे से रीडिंग कर लेनी है। इस वीडियो के थ्रू आपने इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेना है, और जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं आपने उनको ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन करना है, और आपने इसको अच्छे से इन सारी टर्म्स को समझ लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और रीडिंग के थ्रू आप इसको मजीद अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।